जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जो हमारी भर्ती जो है जनवरी में जिसका एग्जाम है, जिस भर्ती का नाम है एसएससी जीडी, इस एसएससी जीडी की भर्ती के लिए हम T20 सीरीज जो है ये शुरू कर रखी है हमने, जो कि जीके के लिए होगी, यानी कि जीके एंड जीएस दोनों के लिए जो है हेल्पफुल होगी। अगर आप चाहें तो 20 क्वेश्चन जो है हमारे इस एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर जो है आएंगे जीके एंड जीएस के, जिनमें से हमारी ये जो सीरीज होगी ये कारगर सीरीज आपके लिए साबित होगी। अगर कोई भी विद्यार्थी इस सीरीज को रेगुलर वे में ज्वाइन रखता है, वह रेगुलर इस सीरीज में जो है अटेंडेंस अपनी लगाता है, तो वो विद्यार्थी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले ये जो जीके एंड जीएस के 20 प्रश्न होंगे, उन 20 प्रश्नों के अंदर जो है अपना बेहतरीन जो है एफर्ट दिखा पाएगा। वहां पे लगभग 18 से लेकर के और 19 प्रश्न जो है अपने सही करने की क्षमता वो अपने अंदर रखेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक बार जल्दी से जल्दी सारे के सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दें, और जब भी किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक वाले बटन को दबाकर अपनी हाजिरी सुनिश्चित कर दें। और साथ ही साथ चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक आपको देखना है, यानी कि विच टर्म ऑफ साइक्लोन इज अप्लाइड इन दिस चाइना सी, यानी कि चीन सागर में चक्रवात के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि चीन सागर, जो दक्षिणी चीन सागर है, उसमें चक्रवात जो आते हैं, उन चक्रवातों के लिए कौन से नाम का प्रयोग किया जाता है, आपसे यह पूछा गया। तो राइट आंसर होगा इसका टाइफून। क्या होगा? टाइफून इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे हरिकेन पूछ लिया जाए, आपसे क्या पूछ लिया जाए, हरिकेन के बारे में पूछ लिया जाए, तो हरिकेन जो होते हैं ये अटलांटिक महासागर में आते हैं। कौन से में? अटलांटिक जो महासागर है, इस अटलांटिक महासागर में जो कैरिबियन सागर वाला भाग है, यानी कि मेक्सिको की खाड़ी के पास, कौन सी खाड़ी के पास? मेक्सिको की जो खाड़ी है, उस खाड़ी के पास का जो एरिया है, वहां पर हरिकेन नाम का चक्रवात आता है। यानी कि वहां पे जो चक्रवात आते हैं, उन चक्रवातों को हम हरिकेन कहते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास टोर्नेडो है, कौन सा? टोर्नेडो। टोर्नेडो की बात कर ले तो ये हिंद महासागर में आता है। कहाँ पे आते हैं? हिंद महा जो सागर है, इस हिंद महासागर के अंदर जो है ये चक्रवात आते हैं। हिंद महासागर के अंदर जो है मॉरिशस के पास जो है, मॉरिशस जो द्वीपीय देश है, वहां बात कर ले तो आने वाले चक्रवातों को टोर्नेडो के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर चीन सागर में आने वाले का टाइफून होगा। क्या होगा? टाइफून होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। तिस्ता रिवर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, यानी कि तिस्ता नदी किस किस के बीच में विवादित है? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश भूटान, व भूटान और चीन के बीच में। तो किसके बीच में जो है तिस्ता नदी विवादित है? ठीक है, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आंसर, मैं इसलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देता हूं। तिस्ता नदी जो है ये जेमू ग्लेशियर से निकल करके आती है। कौन से ग्लेशियर से निकल करके आती है? जेमू ग्लेशियर। और ये जेमू ग्लेशियर है कहाँ पे? तो ये जेमू ग्लेशियर जो है ये सिक्किम के अंदर है। कहाँ पे है? सिक्किम जो भारत का राज्य, जिसे आप जैविक राज्य की दृष्टि से जानते हैं, जो 2018 में विश्व का सबसे पहला जैविक राज्य या कार्बनिक राज्य जो है बना था। ठीक है, तो यहां से जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में विवाद का कारण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिएगा इस प्रश्न को ध्यान से गाइज। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी अक्टूबर 2021 में, कौन सा वेल्केनो जो है ये अक्टूबर 2019 में विस्फोट हुआ था जापान के अंदर? ठीक है, जापान का ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो कि अक्टूबर 2021 में विस्फोट हुआ था उस ज्वालामुखी में? तो राइट आंसर होगा गाइज इसका, राइट आंसर क्या होगा? माउंट आसो। माउंट आसो इसका राइट आंसर होगा। ये फ्यूजियामा भी जापान के अंदर है। किलायू जो ये है ये
जो है अमेरिका के पास में है, यानी कि ज्वालामुखी। और बैरन द्वीप के बारे में बात कर ले तो देखो बैरन द्वीप ये हमारे इंडिया में है। कहाँ पे है? ये हमारे इंडिया में है। और हमारे इंडिया का सबसे सक्रिय हमारा इंडिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार जो है, इस अंडमान और निकोबार के अंदर बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब गाइज आपको ये प्रश्न का क्रमांक देखकर थोड़ा सा जो है ऐसे हो रहा है, प्रश्न नंबर तो 24 आ गया, लेकिन अभी तो सर तो चौथा ही प्रश्न करवा रहे हैं। लेकिन बेटा ये चौथा प्रश्न ही है, क्योंकि हम हमारे पिछले वीडियो में जो है 20 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन कर चुके थे। तो ये टाइपिस्ट ने जो है 50-50 के सेट बना बनाकर हमारे पास भेजे हैं, इसीलिए हम इसको टाइपिस्ट जो है इतने बनाकर भेज रहा है, 50 का सेट बनाकर भेजता है, इसीलिए ये क्रमांक आपको देखना। लेकिन अपने को क्रमांक से कुछ भी लेना देना नहीं है, अपने को तो सीधा प्रश्न और उसके आंसर के ऊपर वो उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि उसका आंसर क्या होगा, ये किस कारण से उसका ये आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अमरावती किस नदी की सहायक नदी? यानी कि अमरावती रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? यानी कि अमरावती नदी किस नदी की सहायक है? गोदावरी की, कृष्णा की, महानदी की, कावेरी की? तो अमरावती नदी जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। और कावेरी नदी के बारे में बात कर ले तो यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के बीच में विवाद का कारण है। और कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से आप कावेरी को जानते हैं। यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी भी है, या सदा नीरा नदी, या सदा बहने वाली नदी, या बारहमासी नदी भी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दूसरी यानी कि सेकंड लंबी नदी भारत की जो है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है? तो कृष्णा है। महानदी जो है ये सिहावा की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ से निकल करके आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा गौर करिएगा प्रश्न के ऊपर। विच ऑफ फॉलोइंग यानी कि सही मिलान कीजिए। सूची एक दी गई है, यानी कि लिस्ट एक है, और लिस्ट बी यानी सूची बी है। दो सूचियां दी गई है। नंदा देवी पर्वत चोटी दी गई है, एक तरफ मतलब पर्वत चोटियां दी गई है, दूसरी तरफ उन कौन से राज्य में है वो पर्वत चोटियां, ये आपसे पूछा गया है। देखो सबसे पहले हम नंदा देवी पर्वत चोटी के बारे में बात कर ले तो ये उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। धूपगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। सारामती नागालैंड में है। और गुरु शिखर राजस्थान में है। यानी कि आंसर क्या होगा इसका मेरे प्यारे विद्यार्थी? इसका आंसर होगा देखिएगा तो आंसर हमारे पास होगा बी ए डी सी, यानी कि बी ए डी सी इसका सही आंसर होगा। बी ए डी सी कौन से ऑप्शन में है? तो सही आंसर होगा बी। कौन सा आंसर होगा? बी आंसर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। आप जानते होंगे कि गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सारामती पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। धूपगढ़ पर्वत चोटी की बात कर ले, सतपुड़ा पर्वत चोटी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड के अंदर आती है, हिमालय का पार्ट आता है। नंदा देवी के नाम से नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नंदा देवी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा प्रश्न को ध्यान से। साइंस का क्वेश्चन है आपके सामने, बेहतरीन प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है? यानी कि आंखों के अंदर जो हमारी आंखों में जो सूर्य या प्रकाश जाता है, जो भी लाइटिंग जाती है, उस लाइटिंग की मात्रा को नियंत्रित और विनियमित करने का काम कौन करता है? तो ये देखो ज्यादा लाइट जाती तो हमारी आंखें ऐसे सिकुड़ नहीं जाती, आंखें जो पुतलियां हैं ये ऐसे बारीक बारीक हो जाती हैं, ऐसे मतलब कि आंखों के प्रकाश के कारण अचानक से जो हमारे आंखों पे पड़ता है, ठीक है, ज्यादा होने के कारण। तो पुतली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं। कॉर्निया जो होता है, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है, ये
बहुत बार पेपर में आया हुआ है, एज इट इज पूछा जाता है कि कौन सा भाग आंख का दान किया जाता है, कॉर्निया दान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखो नेक्स्ट प्रश्न, द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, यानी कि टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है, टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, सेक्टरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो टिंडल प्रभाव जो होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइज, और देखना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा, आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी प्रकार की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि आंख का वह कौन सा हिस्सा है जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर क्या होगा गाइज इसका, तो राइट आंसर होगा इसका रेटिना। क्या होगा, रेटिना इसका राइट आंसर होगा। एज इट इज प्रश्न आएंगे गाइज, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे क्लास को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, पनडुब्बी में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो पनडुब्बियां जो होती हैं, पनडुब्बियां का मतलब जो समुद्रों में, सागरों में, महासागरों में होती हैं पनडुब्बियां, उन पनडुब्बियों के द्वारा समुद्र स्तर, समुद्र का यानी कि सी लेवल जो होता है, कि सी लेवल से ऊपर की जो चीजें होती हैं उनको देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा पेरिस्कोप। क्या होगा, पेरिस्कोप राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, द स्काई अपेयर ब्लू ड्यू टू, यानी कि आसमान नीला क्यों, किसकी वजह से नजर आता है, आसमान नीले रंग का कैसे दिखाई देता है, जो हम आसमान को देखते हैं यानी हमारे आकाश को देखते हैं, तो आकाश हमें जो है नीला किस कारण से प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है नीला प्रकाश जो है हमारा जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से और ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, पोस्टर आपके सामने रिलीज हो चुका है और आप अच्छे से जानते हैं कि एसएससी की जो भर्ती चल रही है, एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसके लिए जीके एंड जीएस का जो पोर्शन है उसके लिए T20 सीरीज हम शुरू कर चुके हैं। आप सब मिलकर, मैं और आप, इसके अंदर अपना रोल निभा रहे हैं। मैं आपका एजुकेटर आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे प्यारे भाई व बहन आप जो है अपनी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं कि आने वाली हमारी जो भर्ती है जनवरी में, जिसका जो पेपर होने वाला है, इसके अंदर हम अपना परचम लहराएंगे और अपनी नौकरी, एक गवर्नमेंट जॉब लेकर के अपने माँ बाप के सपने को साकार करेंगे। ठीक है, ये सीरीज अपनी डेली चल रही है, 8 बजे जो है आती है, बस सिर्फ संडे का ऑफ रहता है। संडे का क्या होता है, ऑफ होता है, इसमें संडे की जो है हमारी बिल्कुल क्लास नहीं होती और वो आपकी सुविधा के लिए ही नहीं होती है। हालांकि हम जो है आगे वाले दिनों के अंदर हम क्या करेंगे कि हर महीने की जो करंट जीके होगी उस करंट जीके को आपके साथ सम्मिलित करेंगे इसमें। ठीक है, तो करंट जीके आपको उसमें करवाई जाएगी वो संडे वाला दिन, और साथ ही साथ आप जो है इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको ये डे दिया गया है कि आप जितने भी क्लासेज आपको करवाई जा रही है उनमें देखो, हफ्ते में 6 दिन तो आपकी क्लासेज होंगी और 6 डे यानी कि 6 डे जो आपकी क्लास हो रही है, 6 डे में 120 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। कितने, 120 लिखित में मैं आपको करवा देता हूँ। हालांकि डिटेल एक्सप्लेनेशन के आधार पर वो 400 से 500 के समथिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसी कारण से इस 120 प्रश्नों को दोबारा से आप रिवाइज कर सके, इसीलिए ये डे दिया गया है आपको। और आप हेल्पलाइन नंबर आपके पास सबके हैं ही, और इनके अंदर आप अपना कोई भी डाउट है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है कौन सी धातु होती है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि कौन सी धातु जो है प्रतिक्रियाशील सबसे ज्यादा होती है, तो कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न, पीतल किसका मिश्रण होता है, पीतल किसका मिश्रण होता है, आपसे यह पूछा गया। जस्ता लोहे का,
सीसा, सीसी तांबा का, यानी कि सीसा होगा, यहाँ पे सीसी लिखा गया है, ठीक है। साथ ही साथ लोहा और सीसा का, तांबा और जस्ता का। तो राइट आंसर क्या होगा? पीतल किसका मिश्रण होता है? सीसा और, सॉरी, तांबा और जस्ता का। किसका होता है? तांबा और जस्ता का, यानी कॉपर एंड जिंक का जो मिश्रण होता है वो पीतल कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तांबा प्लस टिन मिला दें, तांबा और टिन मिला दें तो क्या बन जाता है? कांस्य बन जाता है। ये भी याद रखना है आपको, है ना। तांबे में अगर टिन मिला दिया जाए तो क्या बनता है? कांस्य का निर्माण होता है। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का गाइज हमारा डी आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखना नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कोजिज एक्सप्लोसिव इन कोल माइंस, यानी कि निम्न में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? कौन सी गैस ऐसी है जो कि कोयला खदानों के अंदर जो है विस्फोट का कारण बनती है? तो राइट आंसर होगा गाइज मीथेन, ठीक है। मीथेन गैस जो है ये कोयले की खदानों के अंदर विस्फोट का कारण बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम ठोस शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस शुष्क बर्फ के नाम से भी इन्हें जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो राइट आंसर होगा हमारा ए आंसर, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ये हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो है गैस कौन सी होगी? नाइट्रोजन होगी। 78.08% हमारे वायुमंडल में ये पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा प्रश्न को, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? यानी कॉपर सल्फेट जो होती है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? कैसा रंग होता है इसका? कॉपर सल्फेट का रंग, अगर रंग की बात कर ले तो ब्लू। कैसा कलर होता है? ब्लू होता है, नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणु रोधी है, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जो जीवाणु रोधी है? ये आपसे पूछा गया। तो जीवाणु रोधी धातु कौन सी है? आप बताएंगे? एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कौन सी धातु ऐसी है जो कि जीवाणु रोधी है? आपसे एक प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है? बॉक्साइट होता है। ये बहुत बार पेपर में ये प्रश्न आता है। बॉक्साइड, सॉरी बॉक्साइट होगा। बॉक्साइट इसका राइट आंसर होता है, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो वाला, ठीक है। इसका सही आंसर होगा गाइस कॉपर। क्या होगा? कॉपर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपसे प्रश्न सीधा सा, आप कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है तो आप ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि इकोनॉमी का प्रश्न है, ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया प्रश्न है। तो आपको यह पूछा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो भारत की इकोनॉमी कैसी है? इंडियन इकोनॉमी। तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा प्रश्न को ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? अब ये प्रश्न भी बेहतरीन प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि ऐसी है जो भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? पर्यटन यानी कि टूरिज्म, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, और एग्रीकल्चर यानी कृषि, माइनिंग यानी खनन। सबसे ज्यादा रोजगार भारत में भारतीय लोगों को कौन देता है? तो एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत की जो है लगभग आज भी 50 से लेकर के 55% जनसंख्या जो है कौन से कार्य करती है? तो कृषि के कार्य करती है। और कृषि जो है ये, इसमें भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि 1900 अगर 81 से पहले की बात कर ले, 1981 से पहले भारत में लगभग 80 से लेकर के 85% जो जनसंख्या थी वो कृषि के कार्य करती थी। लेकिन आज 55 से 50 से 55% जो लोग हैं वो कृषि कार्य कर रहे हैं।
तो राइट आंसर होगा कृषि। अगला प्रश्न है, देखिएगा, लोरेंस वक्र क्या दर्शाता है? लोरेंस वक्र क्या दर्शाता है? एक निश्चित वस्तु की कीमत और इसकी मांग के बीच संबंध, आय वितरण, रोजगार की दर, कर योग्य आय लोज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा गाइस आय का वितरण जो है इसके बारे में दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। नाबार्ड की जो है फुल फॉर्म क्या होगी? और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये भाई साहब हर पेपर में ये ऐसा प्रश्न जो है एक फुल फॉर्म का प्रश्न जरूर आता है, लेकिन नाबार्ड वाला प्रश्न जो है ये नाबार्ड की फुल फॉर्म कुछ ज्यादा ही पूछी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका ए आंसर राइट होगा। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर है, तो एकदम ए आंसर सही होगा इसका। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई? ये लो भाई, बेहतरीन प्रश्न आ चुका है आपके सामने। आरबीआई, आरबीआई की अगर स्थापना पूछ ली जाए तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है यानी कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। कब किया गया? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई जो है इसके वर्तमान में हेड कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर जनरल है। आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न जो है स्मिथ पहले हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका गाइस ए आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जुड़े रहिए ऐसे ही उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल से, और मैं विक्रम सिंह आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता रहूंगा। हर रोज आपकी तैयारी को जो है बेहतरीन बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा तैयारी आपकी करने के लिए, और मैं रोज आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है लेकर आता रहूंगा। आप सबको अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने सारे के सारे विद्यार्थी जितने भी अपने सखे हैं, जब जितने भी अपने दोस्त हैं, मित्र हैं या आपके प्रिय हैं, उन सब के पास जो है इस क्लास को शेयर कर दें। और चैनल को अगर किसी भी विद्यार्थी ने, किसी भी भाई या बहन ने, किसी भी घर या गृहिणी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि हम आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो एकदम, किसी भी बच्चे के पास अगर थोड़ा भी इकोनॉमिक आर्थिक तंगी है तो वो भी आराम से पढ़ सके। कोई भी लोभ व लालच के लिए आपके लिए चैनल नहीं चलाया गया है। आप आराम से अपनी तैयारी को सटीक बनाते रहे, अपने ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहे। आज में हम इतनी ही बातें करेंगे आज इस सेशन में। धन्यवाद मित्रों।